Hi everyone, welcome to Redefine Education. So this is our fourth lecture in which we are going to discuss some more questions on reading comprehension. अगर आपने शुरू के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रियली सजेस्ट कि पहले आप वो देख लीजिए क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल किया है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की है एंड दैट विल मेक द फाउंडेशन फॉर यू. ठीक है, तो पहले आप वो देख लीजिए. Baki, let me tell you a little bit about Redefine Education and where you can get all the courses and what are the courses that you get from our channel. Okay, so let's get started. Okay, so this is it. What you have to do is, आप अपने Google में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए redefedu.com and you will get onto this portal. यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. जैसे आप देख सकते हैं कृष्णा सर के द्वारा एक कोर्स है, उसके बाद आपके पास जीएस मेंस का है, प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स प्लस मेंस है. तो बेसिकली आपको ये सीसैट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स है ये कहाँ मिलेगा? तो ये सीसैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स आपको मिलेगा इस प्रीलिम्स वाले में या प्रीलिम्स प्लस मेंस में या फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऐसे. बेसिकली वो सारे कोर्सेज जहाँ पे प्रीलिम्स इंक्लूडेड है वहां पे आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीसैट का कोर्स मिल जाएगा. Now let's get back to our practice session. Okay, so we are done with a lot of questions. जैसे कि मैंने आपको बताया 3 क्लासेस हो चुकी हैं और हम हर क्लास में 3 passages डिस्कस कर चुके हैं. So basically we are done till passage number 9 and today we are going to talk about passage number 10. आपको क्या करना है? Very simple. Read the passage. Basically pause the video, read the passage, then resume the video. Then I'll show you the question. Pause the video, read the question, then resume the question, the video, and then let's just see whether you have marked the right answer or not in the discussion session. तो आपको क्या करना है ये मैं बता देती हूँ. वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज पढ़िए, वापस आइए, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए, आंसर मार्क कीजिए, वापस आइए और जब मैं डिस्कस करूँ तो चेक कीजिए कि आपने अगर गलती की है तो कहाँ की है और अगर नहीं की तो जस्ट प्रेज योरसेल्फ. Okay, so pause the video and read the passage. Okay, so I hope you have read the passage. Now I'll show you the question quickly. Read the question. Alright, so I hope you are done with marking the answer. जल्दी से अपना पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो हैज एवरीथिंग एवरी ग्रेट थिंग. मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके कुछ नुकसान है बट वो तो हर चीज के होते हैं. कोई भी अच्छी चीज होगी, कितनी भी अच्छी चीज हो, उसके भी कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ डेंजर तो होंगे ही. Over and beyond the dangers with which it threatens the present, it opens up as nothing else can the vision of a possible happy world. A world without poverty, without war, with little illness. मतलब अगर हम इन डेंजर को, ये जो खतरे हैं या फिर जो नेगेटिव चीजें हैं, इनके बियॉन्ड अगर हम देख सके, ठीक है, जो प्रेजेंट में हमको डराती हैं, इनके बियॉन्ड अगर हम देख सके तो हम देखेंगे कि साइंस की वजह से या साइंटिफिक नॉलेज की वजह से एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा हैप्पी वर्ल्ड आप मतलब पॉसिबल है जहां पर गरीबी ना हो, ठीक है, लड़ाइयां ना हो, वॉर ना हो, और अगर बीमारियों की हम बात करते हैं तो बीमारियां भी बहुत कम हो, ना के बराबर. Science, whatever unpleasant consequences it may have by the way, is in its very nature a liberator. मतलब साइंस जितने भी भले थोड़े बहुत ही सही, अगर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं भी, अगर कुछ खराब कॉन्सिक्वेंसेस हैं भी, तो भी अगर इसका नेचर देखा जाए तो ये लिबरेटर है. कैसे? ये आपको फ्री करता है. ठीक है, अब इसमें मैं आपका डिस्कशन वाला टाइम ले सकती हूँ, हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा कैसे है वैसे. बट अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ पैसेज से स्टिक होके रहना है. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द पैसेज. मतलब यहां पर आपको बताना है कि पैसेज बेसिकली आपसे क्या कहना चाह रहा है. ए, ऑप्शन नंबर ए इज
अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस, मतलब एक हैप्पी वर्ल्ड साइंस का ड्रीम है। देखिए अब यहाँ पर बहुत बच्चों को लगेगा कि मैम यहाँ पर हैप्पी वर्ल्ड की बात तो दे रखी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या है? ड्रीम। इट इज नॉट अ ड्रीम ऑफ साइंस। व्हाट दे से कि साइंस की वजह से ये उसका विजन है, ये आप हैप्पी वर्ल्ड अचीव कर सकते हो। इट इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ विजन। गलत। सेकेंड, साइंस ओनली कैन बिल्ड अ हैप्पी वर्ल्ड बट इट इज ऑल्सो द ओनली मेजर थ्रेट। यहां पर गड़बड़ क्या है? ओनली वर्ड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, कभी भी अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, ओनली, यू नो, और भी ऐसे, मतलब जितने जिनसे लगता है कि बस यही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, स्पेशली ओनली वर्ड बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है, तो ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ये कभी भी आपको सही आंसर देंगे ही नहीं। तो क्या यहाँ पे पैसेज में कहीं गिवन है कि भाई सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज है जिससे आपको हैप्पी वर्ल्ड मिल सकती है, लेकिन साइंस ही ऐसी चीज है जो आपका सबसे बड़ा खतरा भी है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सी, अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस, मतलब कि अगर आप साइंस हटा दो तो हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल तो नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे लोग, मैम ये भी तो नहीं दे रखा, यहाँ पर तो ये दे रखा है कि अगर हम साइंस यूज करते हैं तो हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल है, ठीक है, हाँ ये बात है कि वहां पे गिवन है कि साइंस अगर हम यूज करें तो हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल है, ओके, बट अगर हम साइंस हटा दे तो हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत लग रहा है मैम। नहीं, यहां पर देखो, यहां पर गलत तब होता जब हम इसको एक्सट्रीम बना देते कि नॉट एट ऑल पॉसिबल विदाउट साइंस, तब ये गलत हो जाता, ठीक है। तो इसको इनसर्कल कर लेते हैं कि चलो भाई ये सही हो सकता है, बट अभी तक तो सही नहीं लग रहा है इतना कुछ खास, तो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन निकालना, सबसे लॉजिकल हो यहाँ पे। डी है, अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विद और विदाउट साइंस। यहाँ पे लिखा है हैप्पी वर्ल्ड पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें साफ दिया हुआ है कि पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। Okay, so this is how you have to arrive at the solution. Now let's move on to the next passage. अब ये जो अगला पैसेज है, okay, alright, अभी मुझे लगा था ये दूसरा पैसेज है, वो एक्चुअली काफी बड़ा पैसेज है। अभी हम छोटे छोटे पैसेजेस पढ़ रहे हैं जिनमें एक एक क्वेश्चन है, आगे आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें बड़े बड़े पैसेजेस होंगे, मतलब 3-3 पेज के पैसेज है और उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, ऐसा भी आएगा, तो गेट रेडी फॉर दैट। Now again you have to do the same thing. Pause the video, read the passage, come back, क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर पॉज करना, आंसर मार्क करना, वापस आना, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो। Okay, so I hope you have read the question. Now let's move on. You have read the passage. Now let's move on to the question. This is the question. Again, inference पूछा है अभी तक, तो inference वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाने चाहिए। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए और वापस आइए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव मार्क द राइट आंसर। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। पैसेज कहता है, द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक, everyone is looking out for a way to attain that perfect body. एपिडेमिक वो होता है जो बहुत तेजी से फैल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं डाइटिंग का जो ये प्रैक्टिस है, ये जो डाइटिंग का कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है और हर किसी को परफेक्ट बॉडी चाहिए, ठीक है, दूसरे दूसरे तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे भी करके उनको एक परफेक्ट बॉडी मिल जाए। वी आर ऑल different with respect to our ethnicity, genetics, family history, gender, age, physical and mental, and spiritual health status, lifestyles and preferences. यहाँ पे वो बताते हैं कि हम बहुत अलग हैं एक दूसरे से, चाहे आप एथनिसिटी की बात करो, जेनेटिक्स की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, सबका बॉडी टाइप अलग है, जेंडर अलग है, एज अलग है, मेंटल हेल्थ अलग है, फिजिकल हेल्थ अलग है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। जैसे कि अगर आप अब यहाँ पर अगेन वी कैन डिस्कस, बिकॉज as I said, beauty of UPSC, whenever you read something, you have 10 different ideas coming into your mind. जैसे हम साइंस केस में बात करें तो कईयों की बॉडी ऐसी होती है that they cannot lose weight very easily or they cannot gain weight very easily. Some are like that they can gain or lose preferably fine,
जैसे मीजोमॉर्फ आपने सुना होगा, एंडोमॉर्फ सुना होगा, राइट। तो ये अलग अलग बॉडी टाइप है। तो यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं, कुछ लोग है वो इतने स्ट्रेस्ड आउट है, स्ट्रेस्ड आउट स्टेट में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो आपके सेंट्रल फैट की तरफ, मतलब बेसिकली फैट एक्यूमुलेट करता है आपके सेंट्रल बॉडी में। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। Thereby, we also differ in the foods we tolerate or are sensitive to। मतलब हम क्योंकि बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, तो जो हम खाना खाते हैं हर किसी को अलग अलग सूट करता है। जैसे कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध या लैक्टिक एसिड, बेसिकली लैक्टोज नहीं पचा सकते। कुछ लोग हैं वो दूध अच्छे से पचा सकते हैं, है ना। अब इसमें भी then they are saying, so we really cannot reduce so many complexities into one diet or diet book। मतलब हम ये इतने सारे फैक्टर्स को सिर्फ एक डाइट में तो नहीं बना सकते कि देखो ये एक डाइट है, यूनिवर्सल डाइट है, ये फॉलो करो, लूज वेट, गेट दैट बॉडी। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। दिस एक्सप्लेन्स द फेलियर ऑफ डाइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन कर्बिंग ओबेसिटी। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों सिर्फ डाइटिंग की वजह से मोटापा या ओबेसिटी की जो बहुत रैम्पेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट नहीं हो पा रही है पूरे वर्ल्ड में। Unless the reasons for weight gain are well understood and addressed, and unless habits are changed permanently, no diet is likely to succeed। मतलब अगर आप अपना वेट गेन का रीजन नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वेट गेन क्यों हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और यू आर डायबिटिक, या कोई और रीजन है, ठीक है, जब तक आप उस रीजन को फाइंड आउट नहीं करते, उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाते, हैबिट्स को चेंज नहीं करते, तब तक कोई डाइटिंग फायदा नहीं करेगी, तब तक कोई डाइट सक्सीड नहीं कर सकती। Now let's look at the question. So the question says, which is the most logical and rational inference that can be made from the above passage। मतलब अब आपको ये बताना है कि फिर से पैसेज में क्या गिवन है। इन्फरेंस का मतलब जो पैसेज में आपको बताया गया। पहला, ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि ओबेसिटी, हाँ मतलब पूरी दुनिया में फैले जा रही है, बेसिकली एपिडेमिक हो गया कि हर हर जगह ओबेसिटी का एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर देखो, ये लाइन देखो, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड में ओबेसिटी को नहीं कर्व कर पा रहा है, राइट। ठीक है, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ठीक है ओबेसिटी है, बट क्या ये मोस्ट लॉजिकल है? यहाँ पे दो चीजें बोलोगी। पहली बात तो एपिडेमिक वर्ड यहाँ पे ओबेसिटी के लिए यूज नहीं किया गया था, डाइटिंग के लिए यूज किया गया था। तो यहाँ पे भी बहुत बच्चे मतलब दिल बी स्मार्ट इनफ, दिल से कि नहीं मैम ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एपिडेमिक वर्ड ओबेसिटी के लिए यूज नहीं किया गया। बट अदरवाइज भी वी कैन एटलीस्ट से कि हाँ भाई यहाँ पे ओबेसिटी की बात हो रही है तो इसको एनसर्कल कर लेते, क्योंकि हमें क्या करना है, मोस्ट लॉजिकल ढूंढना है, मतलब वो चीज जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है पैसेज में। ओके दूसरा, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परफेक्ट बॉडी चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये भी बात सही है, यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको परफेक्ट बॉडी चाहिए, बात कही गई है, बिल्कुल सही। तो इसको भी एनसर्कल कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको कहा था कि कई बार आपको इन्फ्रेंस में एक से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी पैसेज के अंदर से, पर आपको ये देखना है कि आपका सेंट्रल पॉइंट क्या है, किस चीज के बारे में पूरा पैसेज घूम रहा है, किस चीज के बारे में पैसेज में बार बार बात की जा रही है। तीसरा, ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्यूरेबल डिजीज। देखो ऐसा तो नहीं बोला हुआ कहीं पे भी, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप ऑफ पैसेज है कि ओबेसिटी तो आप क्योर कर ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं बोला हुआ, तो इसको हटा दो। डी, देर इज नो परफेक्ट डाइट और सोल्यूशन, वन सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। मतलब ओबेसिटी के लिए बेसिकली कहना चाहते हैं कि कोई एक डाइटिंग का कोई एक प्रोसेस नहीं कि एक डाइट आप फॉलो कर लो सब कुछ हो जाएगा, ये तो नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, पैसेज में गिवन है। अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे कि इन तीनों में से सबसे सही कौन सा होगा? तो वापस पैसेज पे जाओ, देखो यहां पर पहली लाइन में किसकी बात की गई है, डाइटिंग की। उसके बाद हमें बताया हुआ है कि हम सब अलग हैं, तो वापस से क्या बोला गया है कि एक डाइटिंग सबके लिए नहीं हो सकती। फिर क्या इन्होंने बताया है कि अगर आप हैबिट वगैरह नहीं चेंज करते तो कोई डाइट आपको फायदा नहीं करेगी। मतलब बार बार किसकी बात हो रही है, डाइट की बात हो रही है, राइट। बार बार किसकी बात हो रही है, परफेक्ट डाइट की बात हो रही है। तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों आपके लिए यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस, राइट। क्योंकि कई बार एक से ज्यादा चीजें आपको दी हुई हो सकती हैं, बट उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, ये देख के कि पैसेज में बार बार किस चीज की बात की जा रही है, वो होगा आपका इन्फ्रेंस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन।
Okay, so I hope you have read the question now. Now, what we are going to do is, we are going to, sorry, you have read the passage now. I keep on saying the question. You have read the passage now. Now we are going to do, what we are going to do is, now we are going to read the question. So, read the question. Take your time, read the question. और यहाँ पे आपसे मैसेज पूछा है, ठीक है? Okay, so I hope you have read the question and marked the answer. Now let's get back to the passage and read it. Passage says, monoculture carries great risks. मतलब मोनोकल्चर में बहुत सारी दिक्कतें हैं. A single disease or pest can wipe out swaths of world's food production, an alarming prospect given that its growing and wealthier population will eat 70% more by 2050. मतलब मोनोकल्चर में क्या होता है, एक ही टाइप का क्रॉप आप बार बार उगाते रहते हैं. अब उसमें गड़बड़ क्या है, खुद सोच के देखो. अगेन वी कैन डिस्कस ऑन दिस. आपका ये एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मान लो पूरे फील्ड में मैंने एक ही टाइप का क्रॉप उगा दिया, ठीक है, और एक फील्ड है जिसके अंदर मैंने दो टाइप के क्रॉप उगाए. अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक डिजीज जो उस क्रॉप को इफेक्ट कर सकती है, अगर वो एक डिजीज या एक पेस्ट आ गया तो वहां पे वो 70% जो मेरा एग्रीकल्चर है वो खराब करके चला जाएगा. जबकि इस वाले के सिनेरियो में अगर वो कोई एक डिजीज आ भी जाता है जो एक क्रॉप को इफेक्ट करेगा, तो एक क्रॉप का 70% खत्म हो गया, लेकिन दूसरा क्रॉप तो पूरा बाकी है मेरा, तो मेरा नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा. तो वही वो बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोकल्चर की. तो वो क्या कह रहे हैं कि 2050 तक रिस्क इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब यहाँ पर देखो सिर्फ 70% ही यहाँ पे पूरा आपका हो सकता है जो पेस्ट है वो खत्म कर दे. अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, 2050 तक आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन है, वो अभी से 70% ज्यादा खाना खाएगी. खाने की प्रॉब्लम है, क्रॉप का प्रॉब्लम है, ऊपर से आप मोनोकल्चर कर रहे हैं, एक डिजीज आती है, सारी क्रॉप खराब हो जाती है, और 2050 तक आपका जो क्रॉप का डिमांड है वो 70% से ज्यादा बढ़ने वाला है. तो अब ये प्रॉब्लम की बात है कि नहीं है? डेफिनेटली है. एज द प्लैनेट वार्म्स एंड मॉनसून रेन्स इंटेंसिफाई, फार्मलैंड्स इन एशिया विल फ्लड. मतलब जैसे जैसे प्लैनेट गर्म होगा, मॉनसून रेन ज्यादा स्ट्रांग होगी, वैसे वैसे जो एशिया के अंदर फार्मलैंड्स हैं उनमें बाढ़ आना शुरू होगी. अब यहाँ पर फिर आप ज्योग्राफी को कनेक्ट कर सकते हो. कैसे? आप खुद सोच के देखिए. आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था ज्योग्राफी में कि बताइए ट्रॉपिकल रीजन में कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ठीक है, आपको बताना था रीजन क्यों होता है. तो इसको पढ़ के आना कि ट्रॉपिकल रीजन है अगर, तो वहां पे कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, क्यों होता है. नॉर्थ अमेरिका विल सफर मोर इंटेंस ड्रॉट्स. मतलब नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा सूखा पड़ेगा, क्रॉप डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो अब खुद सोच के देखो यहाँ पे मेनली किस चीज की बात कर रहे हैं वो, कि मोनोकल्चर में कितनी प्रॉब्लम है. अब क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं. Which of the following is the most logical, rational and crucial message given by the passage? मतलब इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो पैसेज देता है. पहला, प्रिजर्विंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. मैंने आपको क्या बताया था मैसेज में? मैसेज में मैंने आपको बताया था कि याद रखना, मैसेज में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पैसेज में डायरेक्टली गिवन हो. कुछ ऐसा होगा जो पैसेज से रिलेटेड होगा लेकिन डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, ठीक है, जैसा सोल्यूशन टाइप होता है. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्रॉप की डाइवर्सिटी आपको प्रिजर्व करनी है. अगर आप प्रिजर्व कर लेते हो तो क्लाइमेट चेंज से बच सकते हो. अब आधे बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा, सोचेंगे मैम ये तो क्या ही चल रहा है, ये तो पैसे से कहीं रिलेटेड नहीं, कैसे आंसर हो सकता है. चल कोई नहीं, बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. कई बार जब आपको आंसर ना मिले तो एलिमिनेशन से जाया करो, बेस्ट ऑप्शन होता है. बी कहता है डिस्पाइट ग्रेट रिस्क मोनोकल्चर इज द ओनली वे टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. पूरे पैसेज में एक ही बात की गई है कि मोनोकल्चर की वजह से प्रॉब्लम है, और जब हमारा फूड का जो डिमांड है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तब तो और प्रॉब्लम होगी. तो क्या यहाँ पे पैसेज में कहीं पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि चाहे जितना मर्जी रिस्क हो, मोनोकल्चर से ही फूड सिक्योरिटी होगी? ऊपर से यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली वे. एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो गया. सी, मोर एंड मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओनली कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इम्पेंडिंग शॉर्टेजेस ऑफ फूड. अब यहाँ पर अगेन दो चीजें मुझे बड़ी मेन प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, पर एक तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है. क्या? ओनली.
कहीं लिखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कहीं की गई है? जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं की है ना, जीएम क्रॉप्स की कहीं बात नहीं की गई है। ऊपर से आप कहो कि मैम मैसेज में तो वैसे भी नहीं की होती डायरेक्ट बात, चलो ठीक है मान ली बात, पर क्या ओनली वर्ड ठीक होगा? ओनली वर्ड तभी सही होगा जब एक्सप्लिसिटली ओनली करके सेंटेंस आपके स्टेटमेंट में गिवन हो, वरना ओनली वर्ड वाले सेंटेंसेस गलत ही होते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना उसमें 0.1% ऐसा होगा जिसमें ओनली वाला वर्ड ठीक है, और अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है, बट ये तो गलत है। डी कहता है एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका विल बी द वर्स्ट सफरर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्सिक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एशिया और नॉर्थ अमेरिका की बात की है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा सफर करेंगे पूरे वर्ल्ड में? ऐसा फॉर श्योर तो नहीं कह सकते। यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, वर्स्ट सफरर्स। अगर ये कहते ना विल सफर अलॉट तो मैं मान सकते थे कि हाँ ये ठीक हो सकता है, बट वर्स्ट सफरर ये क्या हो गया, फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि इन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करेगा तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका। ऐसा डायरेक्टली तो कहीं नहीं गिवन है, ये भी गलत। ऑप्शन क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। अब ये सही क्यों है? देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, यहां पर इन्होंने बोला है कि मोनोकल्चर से प्रॉब्लम है। मोनोकल्चर का क्या मतलब है? एक ही टाइप का क्रॉप आप बार बार उगा रहे हो। जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो क्लाइमेट चेंज के साथ प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके आसपास सारे वो पेड़ पौधे या लोग हैं जो मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकते हैं। अचानक से टेम्परेचर हो जाए 80 डिग्री सेल्सियस, कितने लोग सरवाइव करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, सब मर जाएंगे। बट देर समथिंग कॉल्ड अडेप्टेशन, देर समथिंग कॉल्ड डाइवर्सिटी। जितनी डाइवर्सिटी, हम क्यों कहते हैं हमें डाइवर्सिटी करना है? क्यों आप सेम फैमिली में शादी होने से मना किया जाता है? क्यों सेम फैमिली में बच्चे करने के लिए मना किया जाता है? हमारे जो भी एथिकल रीजंस हो, हमारे जो भी ट्रेडिशनल रीजंस हो, बट एक्चुअली साइंटिफिक रीजन ये है कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए। और डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी तभी आएगी जब डिफरेंट जीन्स होंगे। जितने डिफरेंट जीन्स होंगे उतनी डाइवर्सिटी होगी, और उतना आपका ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर पाएगा चेंजेस के साथ। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप क्रॉप की जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व कर पाते हो तो क्लाइमेट चेंज को वो इफेक्ट करने, मतलब क्लाइमेट चेंज में वो सर्वाइव कर पाएगा। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि डाइवर्सिटी का क्या मतलब, कुछ क्रॉप ऐसे भी होंगे जो 80 डिग्री तक सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ होंगे जो 60 डिग्री तक कर पाएंगे, कुछ होंगे जो 20 डिग्री तक कर पाएंगे। अब टेम्परेचर हो गया 65 में ये दोनों तो मर गए, लेकिन ये तो बच गए। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So I hope this is clear to you now. Now what we'll do is we'll discuss one more short question, and then we'll see you in the next class. Okay, so this is the next passage. All you have to do is pause the video, read the passage, come back, then we'll read the question, try to solve it, and then we'll discuss. Just pause the video, get some time, take your time, and read the passage. Okay, so I hope you have read the passage. Now read the question. All right. So I hope you have marked the right answer. Now let's discuss this passage. Okay. So the passage says, some people believe that leadership is a quality which you have at birth or not at all. मतलब कुछ लोगों को लगता है कि लीडरशिप ऐसी क्वालिटी है जो या तो आपको बचपन से है, जब आप पैदा हुए हैं तभी से है, या फिर कभी नहीं आ सकती. Then they say this theory is false. मतलब ये theory गलत है. For the art of leadership can be acquired and can indeed be taught. मतलब ऑथर कहना चाहता है कि जो लीडरशिप का गुण है उसको आप अक्वायर कर सकते हो, वो आप सीख सकते हो. जरूरी नहीं आपका बचपन से हो, बट आप आगे चलकर सीख सकते हो. This discovery is made in the time of war and the results achieved can surprise even the instructors. मतलब
ये कब पता चलता है? ये डिस्कवरी आपको जनरली मिलती है जब वॉर का टाइम होता है, जब आपको चार्ज लेना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं शाय होते हैं, नहीं करना चाहते, बट जब जरूरत पड़ेगी तो यू विल सी दे आर द ग्रेटेस्ट लीडर्स। ठीक है, तो ऐसा ही आप देखेंगे जब वॉर का टाइम है, उस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली लीडरशिप लेते हैं, और जो इंस्ट्रक्टर्स है वो तक आप सरप्राइज हो जाएंगे। Faced with alternatives of going left or right, every soldier soon grasps that a prompt decision either way is better than an endless discussion. मतलब जब आपको एक आपके पास ऑल्टरनेटिव हो कि भाई लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो चाहे कोई भी सोल्जर हो, उसको पता है कि एक डिसीजन लो, उस पर काम करो, वो बेटर है बजाय इसके कि वहां खड़े होकर डिस्कशन करो। A firm choice of direction has an even chance of being right, while to do nothing will be absolutely almost certainly wrong. मतलब अब मान लो, अब बच्चे बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब राइट या लेफ्ट में से मान लो एक चूज कर लो और गलत डिसीजन निकला तो ठीक है, 50% चांस है कि वो गलत डिसीजन निकले। बट अगर आप वहीं खड़े होकर बातें करते रह जाओगे, डिस्कशन करते रह जाओगे, तो वो कैसा होगा? तब वो 100% चांस होगा गलत डिसीजन का, क्योंकि आपने तो कोई मूव ही नहीं लिया, है ना? तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अक्वायर कर सकते हो, आप सीख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि वो बचपन से हो। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज द ऑथर ऑफ द पैसेज होल्ड्स द व्यू दैट, मतलब जो पैसेज का ऑथर है उसके हिसाब से कौन सी चीज ठीक है, मतलब वो किस चीज में मानता है। पहला, लीडरशिप कैन बी टॉट थ्रू वॉर एक्सपीरियंसेस ओनली। देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हाँ, वॉर की बात तो की गई है कि वॉर एक्सपीरियंस में लीडरशिप आ जाती है, बिल्कुल सही है, बट क्या ये बोला गया है कि सिर्फ वॉर एक्सपीरियंस में आती है लीडरशिप? नहीं, और ओनली वर्ड आ गया, गलत हो गया। बी, लीडरशिप कैन बी अक्वायर्ड एज वेल एज टॉट, मतलब लीडरशिप आप अक्वायर भी कर सकते हो और सिखा भी सकते हो, सीख भी सकते हो, बिल्कुल सही है, पैसेज में गिवन है ये वाली लाइन, यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है ना, कैन बी अक्वायर्ड एंड कैन इंडीड बी टॉट, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, एनसर्कल कर लेंगे। सी, द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग शो दैट मोर पीपल अक्वायर लीडरशिप देन आर एक्सपेक्टेड। यहां पर कहना चाहते हैं ट्रेनिंग से पता चलता है कि ज्यादा लोग लीडरशिप अक्वायर कर लेते हैं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे कहीं ज्यादा। यहां पर उन्होंने किसकी बात की है? वॉर की, कि वॉर में ऐसा होता है कि कई लोग मतलब लीडरशिप अक्वायर कर लेते हैं और इंस्ट्रक्टर्स को भी सरप्राइज कर देते हैं। ट्रेनिंग की तो बात नहीं की गई पैसेज में, ये क्या हो गया? गलत हो गया। डी, डिस्पाइट रिग्रेस इंस्ट्रक्शंस वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। अगेन इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, इन सब की बात नहीं की गई है, वहां पर वो पॉजिटिव व्यू आपको दिखा रहे हैं कि लीडरशिप आप अक्वायर कर सकते हो, सीख सकते हो। आपके पास टेंशन वाली सिचुएशन होगी, उसके अंदर आपको दिखेगा कि बहुत लोग लीडर्स बन के सामने आएंगे, ये भी गलत हो गया। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। वॉज दैट डिफिकल्ट? कोर्स नॉट। ठीक है, पैसेज में ही गिवन था, पैसेज से बाहर तो कुछ भी नहीं था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की खास बात यही होती है कि आपके सामने आंसर है, आपको बस सही से पढ़ना आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, विद दीज लेक्चर्स जब हम एंड तक पहुंचेंगे, तब तक आपका ऐसा हो जाएगा कि अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, जब आप पैसेजेस पढ़ोगे, तो आपको पता होगा कि उसको टैकल कैसे करना है। और इस लेक्चर सीरीज के बाद ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस सम मोर, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पेपर से जस्ट पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना काफी होगा, मोर देन सफिशिएंट। Now, if you want these courses, you can find them on Redefine Education. आपको क्या करना है? You have to type in redefedu.com. You'll get the portal. वहां पे आपको बहुत सारे courses मिलेंगे, और मेरा ये RC का CSAT का कोर्स आपको प्रीलिम्स वाले जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो प्रीलिम्स 2021 है, प्रीलिम्स प्लस मेंस 2021 है, या प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस एसए 2021 है, उन तीनों में मिल जाएगा। So I hope I have been able to convey what I was trying to convey through the lectures. That's it for today's class, guys. See you in the next lecture with some more questions. Have a nice day.